तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करके दूंगा विद न्यूमेरिकल्स। बस आप सभी को क्या करना है, जितना हो सके वीडियो शेयर करो। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपका यूनिट टेस्ट का जितना सिलेबस साइंस का है वो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। इवन मैथ का हमने पहले ही खत्म कर दिया, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दर्शन करवा देते हैं आपकी बुक का। ये आपका बुक है, आप सभी को पता है, इसके अंदर ये सभी क्वेश्चंस दिए हैं। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन में भाई पहला जो क्वेश्चन है ना, वो आपको 3 कॉलम दिया हुआ। पहला कॉलम सेम टू सेम रखना है, दूसरा एंड तीसरा कॉलम जो है उसको हमें अरेंज करना है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं बात करूं भाई पहला नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में इसमें से हमें ढूंढना है कि क्या चीजें है। तो सिंपल सी दिखाई दे रही है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ लिखा हुआ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। अब इसके अंदर सभी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो कौन सा एग्जांपल है जिसके अंदर वेलोसिटी डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रही है? अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन, द वेलोसिटी मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड। वेलोसिटी मूविंग विद द वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड। तो भाई पहले 10 मीटर की स्पीड से चल रही थी, 5 सेकंड के बाद क्या हो गया, स्टॉप हो गई। तो मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हुआ ना, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन में चला गया है। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करूं तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में आप सभी को पता है कि पहले जो वेलोसिटी होगा उसके कंपैरिजन में वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो कौन सा रहेगा, ये वाला, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। अब हम देखेंगे कहां हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसके अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ ये वाला, अ कार इनिशियली एट रेस्ट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। पहले रेस्ट में था और बाद में 10 सेकंड में 50 किलोमीटर पे पहुंच गया, 50 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गया। तो सिंपल सी बात है, रेस्ट और बाद में उसका स्पीड, उसका वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ प्रॉपर हमने कनेक्ट करके दिया हुआ, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो। अगर आप ध्यान दोगे तो प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया है। आप इसको आराम से देख के लिख सकते हो। अब चलते हैं गाइस अगला क्वेश्चन, डिफरेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफरेंस दिया हुआ, बहुत सिंपल सा और बहुत आसान सा है। डिस्टेंस पहला तो भाई आप सभी को बताना चाहूंगा, पहला आपके बुक का डेफिनेशन ही, ओके, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन मोशन, वो हमारा डिस्टेंस है। एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। मतलब दोनों के बीच का जो हमारा जो डेफिनेशन है वो दोनों में लिख देना। इसके बाद गाइस आप सभी को पता है कि मैंने ये सभी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके वीडियो को देख सकते हो कि ये वही चीज फिर से एक्सप्लेन करूँ तो सही नहीं है, तो बस आपको पॉइंट्स में बता रहा हूँ। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, किसकी बात करूं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये एक ऐसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं गाइस, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। बट डिस्प्लेसमेंट का पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है गाइस, और जीरो भी हो सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये तीन डिफरेंस आप लिख दोगे, आराम से मार्क्स मिल जाएगा। देखो एक चीज बताना चाहूंगा कि रूल्स के हिसाब से हाफ मार्क इसका, हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका, हाफ मार्क्स इसका, तो कितना हो गया टोटल, 2 मार्क्स हो गया ना। तो 2 मार्क्स का ही तो आता है, पर हम एक एक्स्ट्रा और लिख के लाएंगे, लिख के आएंगे जो नीचे लिखा हुआ है। अब चलते हैं गाइस यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, जो चीजें दी है उसको कवर करते हैं। अरे यूनिफॉर्म मतलब आपको मैंने बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है वो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और यूनिफॉर्म मोशन में आप सभी को पता है कि जो लाइन ड्रॉ होता है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है। और इसके अंदर ये जो दूसरा हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, वो कोई भी जो ग्राफ का लाइन है वो किसी भी शेप में ड्रॉ हो सकता है, कैसे भी ड्रॉ हो सकता है। ये हमने ग्राफ बनाते समय मैंने आपको बताया था। इसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसके अंदर देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब दूसरा जस्ट इसका बस हम क्या कर रहे हो, इक्वल डिस्टेंस के जगह अनइक्वल डिस्टेंस लिख दो, टाइम तो सेम ही रहेगा। When an object covers unequal distance in equal time interval, it is said to be non-uniform motion. ये दोनों भी मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके। तो जाके उसको भी वहां पहले पता, ये देखने से पहले मेरा वीडियो एक बार देख लेना, तो ये सब ना इतना समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बोले सर ये तो अपने वो आता है। तो सिंपल यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो लाइन ड्रॉ होगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, और दूसरे मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म के अंदर जो शेप होगा वो कैसा भी होगा, जैसे हमें दिया हुआ, जैसा कंडीशन दिया हुआ उस कंडीशन के हिसाब से हमारा शेप बनेगा, उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनने वाला। बट यूनिफॉर्म में फिक्स है कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब एग्जांपल ले ले, अ कार रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विदाउट एनी चेंज इन इट्स स्पीड
मतलब एक रोड पे कार चल रही है, अपने स्पीड को चेंज नहीं कर रहा, तो सिंपल सी बात है यूनिफॉर्म है। और जो बार बार अपने स्पीड को चेंज कर रहा है तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब गाइस छोड़, आपके बुक में ऐसा बॉक्स बना होगा और उसमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, और ये हम इसको हम करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो पहला क्या दिया हुआ, अगर हम ध्यान से देखेंगे, व्हाइट कलर हम ले लेते हैं, यहाँ पहले हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नहीं चलो, तो पहला में पहले बॉक्स में हमें क्या क्या दिया वो हम लिख लेते हैं एकदम प्यार से, ब्लैक कलर में। हाँ, u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा है एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड, और हमें फाइंड करना v। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब यही वाला फॉर्मूला, जो ऊपर वाला फॉर्मूला दिया, यही अप्लाई करेंगे। v इक्वल टू यू प्लस 80। अब v तो हमें फाइंड करना है, और u के जगह पे कितना है, u के जगह पे देखो 2 है, a कितना है 4, एंड गाइस t कितना है, t देखो 3। तो ये कितना हो गया, 4 प्लस 4 3 12, एंड 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो हमारा पहला आंसर कितना आ गया, 14 आ गया। 14 मीटर पर सेकेंड। ये डालना मत भूलना भाई, ये डालना बहुत जरूरी है। यूनिट्स, ऐसा कभी भी नहीं कि यूनिट्स भूल जाओ। तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में गाइस अगर हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सेम जो जो गिवन है, u हमें फाइंड करना है, a हमें, ये देखो इसके अंदर इसकी बात कर रहा हूँ, a हमें कितना दिया है 5 दिया हुआ है, और t हमें कितना दिया 2 दिया हुआ है, और इसमें v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू कितनी 2। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है u। तो सेम फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस 80। v कितना है 20, u कितना दिया है दोस्तों, u तो फाइंड करना है, a कितना दिया हुआ है, a देखो एक्सेलरेशन 5 दिया हुआ है, एंड t मतलब टाइम कितना दिया है 2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब देखो सॉल्व करते हैं आराम से। 5 2 सा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब प्लस 10 है, इक्वल की साइड आएगा तो -10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 - 10। तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये डालना मत भूलना। हो गया गाइस, खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी हम हटा देते हैं पहले। हाँ, और उसके अंदर सॉल्व करके बॉक्स के अंदर फिल भी कर देना आपको। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसा हमें गिवन दिया हुआ है। क्या गिवन दिया हुआ है, u इक्वल टू 5, देन a, पूरे गिवन को लिख दो, a इक्वल टू 12, t इक्वल टू 3, एंड हमें फाइंड करना है s, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो सेम उसका फॉर्मूला क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्लियर। और हमें s तो फाइंड करना है, u की वैल्यू कितनी, जितनी वैल्यू ली, u की वैल्यू है 5, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू देखो 3 प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 12, अगेन t की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। ओके, सब ये लिखते समय बहुत ध्यान से देखना और अच्छे से, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर इसमें कंफ्यूज हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो गाइस हम करते हैं, 5 3 सा इधर हो गया 15, प्लस अगर मैं इसको कैंसिल करूं, क्योंकि आप सभी को पता है, या तो सिंपल सा 3 3 सा कितना होता है 9 होता है, और चलो मैं ऐसा, और 3 3 सा कितना होता है 9 होता है, एंड 12 9 सा, इधर हम कर देते हैं 15 प्लस 12 9 सा 108 डिवाइड बाय 2, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54। और दोनों को प्लस कर दो, ये हो गया 69s। और यहाँ क्या लगाएंगे, मीटर, क्योंकि हमें यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो मीटर लिखा हुआ है, मतलब मीटर का यूनिट लिखा हुआ है। ओके, तो ये हो गया हमारा। चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, तो हम फिर इसको हटा देते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में गाइस अगर हम ध्यान देते हैं तो अगले क्वेश्चन में हमें u दिया हुआ है, u कितना है 7, a कितना दिया हुआ है, अच्छा ये नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, p कितना है 4 एंड s कितना है 92। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी है गाइस अगर हम ध्यान दें तो s की वैल्यू हमें, s की वैल्यू हाँ 92, हाँ s की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 92 हमने लिख दिया। u की वैल्यू कितनी 7 एंड t की वैल्यू कितनी है 4, 1/2। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 92, t की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर। तो 92 इक्वल 7 4 जा मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा। अब गाइस सिंपल सी बात है, हमें देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होने वाला है 16 होने वाला है। और एक चीज और 1/2 ए, हाँ 1/2, एक मिनट ए की वैल्यू कितनी दी थी, ए की वैल्यू में फाइंड करें, इसको मैं अच्छे से लिख दूं थोड़ा, ये मेरे को खुद नहीं समझ में आया। ए और ए हमें क्या करना है, ये फाइंड करना ना टी, टी की वैल्यू कितनी है, टी कहाँ है, टी कहाँ है, टी हाँ ये टी 4 का स्क्वायर। ओके ध्यान से, तो देखो हमें 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 डिवाइड बाय 2 इंटू ए, अभी कितना हो जाएगा 9, 92, 28। अब 16 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 8 बचेगा, 8 इंटू ए। अब सिंपल सी बात है, ये 92 28 28 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या है 8 इंटू ए बचा। अब 92 माइनस 28 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा जो बचता है वो कितना बचेगा, 92 में से 12 में से 8 माइनस होगा तो हमारा बचेगा 4, देन इसके बाद 9 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा 6 इक्वल टू 8 इंटू ए। अब इसको थोड़ा यहां भी एक अंडरलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ। अब 8 64 के डिवाइड में 8 जाएगा, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो 8 8 जा 64, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर भाई, इस तरह से अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। देखो अपने को ये फाइंड करना था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा अगले क्वेश्चन में फिर से इसको हटा देते हैं हम, ध्यान देना एकदम अच्छे से। फिर से हमें जो जो गिवन दिया है उसको लिख लो, u इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू कितना दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन s तो दोस्तों अपने को फाइंड करना है। देन ऑलरेडी हमें यहाँ जिसकी वैल्यू दी है वो वैल्यू को हमें समझना है। हमें दिया हुआ है v स्क्वायर की वैल्यू, v स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना दिया 8 दिया हुआ है, तो हम यहाँ ऐसा लिखेंगे v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू कितनी दी है 8 दी है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है 2as। अब v की वैल्यू गाइस आप सभी को पता है 8 है, 8 का स्क्वायर, u की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू कितनी है 3, और s तो अपने को फाइंड करना है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 एंड 3 2 सा कितना हो जाएगा 6s। अब 16 इक्वल के साइड आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा, 64 माइनस 16 कितना हो गया 48, और ये दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है इक्वल के साइड तो डिवाइड, तो और 48 को 6 से डिवाइड करूंगा तो आप सभी को पता है कितना आ जाएगा 8 मीटर, क्योंकि अपने को डिस्टेंस पूछा है ना। तो जो s होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो किस में होता है मीटर में होता है। हो गया भाई, फटाफट क्या करो इसको, ये सही है। तो अगला फिर से हमें u फाइंड करना है, a हमें 5 दिया हुआ है, s कितना है 8.4
एंड हमें जो v की वैल्यू दी है, v की वैल्यू कितनी है 10, तो हम फाइंड करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब b स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है, u स्क्वायर तो अपने को फाइंड करना है 2, a की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू देखो 5 दिख रहा है, s डिस्प्लेसमेंट कितना है 8.4, कितना है 8.4। अब इस 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, u 5 टू सा कितना है 10, 8.4। अब एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, उसको याद रखना। देखो यहाँ एक जीरो है तो इसीलिए एक मतलब डेसिमल के बाद एक ही डिजिट दिया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से एक जीरो हटा दे तो ये डेसिमल जो डेसिमल एक डिजिट के बाद दिया हुआ है ना वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा 84। समझ में मैंने क्या किया, एक जीरो था दैट इज डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो ये डेसिमल एक डिजिट वाला हटा दिया तो यहाँ से जीरो हट गया, जीरो मतलब बस 1 ही बचा, तो 84 1 से 84 ही रहेगा ना। अब 84 प्लस में है, इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा, अब हम 100 माइनस 84 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यू स्क्वायर। अब आगे का आंसर तो मेरे को लगता है आप लोग को आता होगा, फिर भी हम बता ही देते हैं, यू स्क्वायर 16 स्क्वायर इक्वल कैसे आएगा, तो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर आ गया 4। ओके, अब चलो गाइस कंप्लीट द सेंटेंस एंड एक्सप्लेन देम। हमें कुछ दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है कि हमें उसको कंप्लीट भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। कंप्लीट द सेंटेंस एंड एक्सप्लेन देम। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और ये तो मैंने पहले ही बताया था, जो स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक बार हम बता देते हैं हमने क्वेश्चंस कहां तक कर लिया है। ये देखो हमने क्वेश्चन ये कर लिया है, ये क्वेश्चन कर लिया, अब हम ये वाला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आ जाएंगे हम गिव रीजंस पे। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिशिंग पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये आपको पता है। डिक्लेरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये आपको पता रहना चाहिए, कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आता है। सी व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स डैश चेंजेस एट एवरी पॉइंट। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, बट याद रखना उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसका प्रॉपर तरीके से आंसर तो आप 11th में आओगे तो मिल जाएगा जब सर्कुलर मोशन है, क्योंकि आपको वहां एक फॉर्मूला मिलेगा v इक्वल टू आर ओमेगा। अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट समझ लो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या होता है, चेंज होता है। अब बात करेंगे डी की, ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कोलिजन के टाइम जो सिस्टम का पूरा मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है। मैंने बताया था जितना पहले रहता है उतना ही बाद में रहता है, बस क्या होता है इसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, उसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, पर टोटल पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होता है वो चेंज नहीं होता। ये चीज को मैंने एक्सप्लेन करके भी दिया है, जाके आप उसमें देख सकते हो। द वर्किंग ऑफ रॉकेट्स डिपेंड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सही बात है, एक्शन और रिएक्शन। चलते आगे, अगला यूरिजस। When an object fall freely to the ground, its acceleration is uniform. अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे, when an object fall freely to the ground, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिर रहा है तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। When an object fall freely to the ground, it is under the effect of constant force known as the force of gravity. कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है तो दोस्तों सिंपल से बात है कि उस पर एक ऐसा फोर्स है जो कांस्टेंट तरीके से लेकर, मतलब सेम लग रहा है। जो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। नो अदर फोर्सेस एक्ट ऑन इट, और कोई भी फोर्स, उसके अलावा कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं हो रहा है। हेंस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन से दैट दिस कांस्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सेलरेट द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली। सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और उस पर बस एक ही फोर्स लग रहा है, वो भी फोर्स कॉन्स्टेंटली, मतलब कांस्टेंट, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, फोर्स वैसे का वैसा ही लग रहा है, और बाहर से उस ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट जिस एक्सेलरेशन में वैसे ही एक्सेलरेशन वो नीचे आएगा, उसका एक्सेलरेशन चेंज होने वाला नहीं है।
we can say that the constant force of gravity accelerate the freely falling object uniformly मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है. This uniform acceleration is known as the acceleration due to gravity which is act toward the center and it is depend by g. आप सभी को पता है acceleration due to gravity वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही, वो ऑब्जेक्ट मैंने एक हाइट पे से मैंने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, वो क्यों एक्सेलरेट, जैसे आपका बाइक है, बाइक आगे क्यों जा रहा है, क्यों एक्सेलरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ पेट्रोल. तो ये क्यों एक्सेलरेट हुआ, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये उस ऑब्जेक्ट पे कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार पड़ रहा है, सेम पड़ रहा है. और जिसके कारण क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा बीच में कम ज्यादा ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है वो, क्योंकि वो जो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो सेम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम है, तो उस पर रहने वाला एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा. और इट इज डिनोटेड बाय जी. उसको किससे डिनोट करते हैं, जी से. अब आगे चलते हैं. अब देखो गाइस, आपको हमने अगला क्वेश्चन के लिए एक चीज हम समझ लेते हैं. हमने देखो एक ये रिकॉइल वेलोसिटी देखा था. उस रिकॉइल वेलोसिटी में हमने देखा था कि गन को जब हम गन के स्ट्राइकर को दबाते हैं तो बुलेट आगे जाता है और गन पीछे जाता है. तो हमने हमेशा ये सुना है कि अगर कोई भी चीज जस्ट एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसे मान लो +5 -5 +5 -5, तो इसका आंसर क्या होता है, 0 होता है ना. तो अगर एक्शन और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो भाई दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए ना, दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए. तो भाई बट यहाँ कैंसिल नहीं होता. क्यों कैंसिल नहीं होता, कि एक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे मतलब जो एक्शन है वो किसी और ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है और जो रिएक्शन किसी और ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है. अगर दोनों सेम पे एक्ट होता तो सिंपल सी बात है, वहां रिजल्ट 0 हो जाता. बट अगर किसी और ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है, दोनों चीजें, एक्शन कहीं और लग रहा है, रिएक्शन कहीं और हो रहा है, तो वहां चीजें कैंसिल नहीं होती. तो उसी तरह से when two bodies interact, यहां लिखा the magnitude of action force and reaction force are equal and their direction are opposite, their effect do not get cancelled. मतलब जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है दोनों इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट भी है, फिर भी कैंसिल नहीं होते. क्यों कैंसिल नहीं होते, when two bodies interact the action और reaction forces come into action. जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों किस में आते हैं, एक्शन में आ जाते हैं. कैसे, मैग्नीट्यूड आर सेम एंड देयर डायरेक्शन इज अपोजिट. दोनों ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन क्या अपोजिट है. देयर इफेक्ट डू नॉट गेट कैंसल्ड बिकॉज दिस एक्शन, यहां से दिस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी. एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं हो रहे, इसीलिए ये चीजें कैंसिल नहीं होती. जैसे मैंने बोला कि एक्शन किसी और पे था, रिएक्शन बुलेट पे था, तो दोनों अलग अलग बॉडी पे थी, इसलिए सेम होने के बाद भी, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपोजिट होने के बाद भी चीजें कैंसिल नहीं हुई. जैसे हमने यहां देखा +5 -5 कैंसिल हो जाता, पर वहां कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि दोनों चीजें डिफरेंट बॉडी पे एक्ट हुई है. अब चलते आगे गाइस, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है. तो गाइस अब हम देखेंगे, इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू अ क्रिकेट बॉल व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड. मान लो दो बॉल है, एक है हमारा टेनिस बॉल और एक है हमारा क्रिकेट बॉल. बट दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो टेनिस बॉल का मास होता है वो टेनिस बॉल का मास क्रिकेट बॉल के मास से कंपैरिजन में कम होता है. और हमने एक चीज सुना था, जो मोमेंटम किस पे डिपेंड होता है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. मतलब कहने का मतलब क्या है गाइस, कि जितना ज्यादा फोर्स चेंज होगा उतना ज्यादा ही मोमेंटम चेंज होगा. जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम चेंज होगा, जितना फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम चेंज होगा. तो सिंपल सी बात है, यहां देखो. और अगर यहाँ मास ज्यादा है, क्रिकेट बॉल में मास ज्यादा है, तो मास अगर ज्यादा है तो वो फोर्स ज्यादा लगाएगा, और फोर्स ज्यादा लगाएगा तो इसको रोकना टेनिस बॉल के कंपैरिजन में हमारे लिए क्या होगा, ज्यादा हार्ड होगा, जबकि टेनिस बॉल रोकना ज्यादा आसान होगा. तो देखो अब एक लाइन, द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ, पहले मोमेंटम का वही डेफिनेशन दिया हुआ है कि मोमेंटम बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम का क्या डेफिनेशन होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. मतलब जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही मोमेंटम चेंज होगा, जितना फोर्स लगाएंगे उतना मोमेंटम चेंज होगा. द गिवन इन्फॉर्मेशन बोथ आर बॉल मूव विद द सेम वेलोसिटी. जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसमें ये बताया हुआ है कि दोनों बॉल सेम वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं. एंड फाइनली स्टॉप्ड, और फिर स्टॉप हो गए. Thus the force applied to the stop the ball
विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉल। जो फोर्स हमने रोकने के जो फोर्स हमने लगाया है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहां आंसर मिल गया, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है इसलिए हमें फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम स्पीड बिकॉज द मोमेंटम ऑफ क्रिकेट बॉल विल बी हायर। दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे बट क्रिकेट बॉल का मोमेंटम क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि देखो मोमेंटम फॉर्मूला किससे बनता है? मास इंटू वेलोसिटी से ना। बट क्रिकेट बॉल का वेलोसिटी सेम है बट मास अलग है ना, और मास अलग है तो सिंपल सी बात है कि उसको रोकना आसान नहीं होता। higher than the tennis ball as the mass of the cricket ball is more than tennis ball, therefore the less force is required to stop the tennis ball when compared to the cricket ball। इसीलिए कम फोर्स चाहिए टेनिस बॉल को रोकने के लिए और ज्यादा फोर्स चाहिए क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी यूनिफॉर्म। सिंपल सी बात है भाई, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसका कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो सिंपल सी बात है हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म है। अगर मैं अभी बोलूं 1 घंटे के बाद तो भी रुका है, 2 घंटे के बाद आ रहा हो तो भी रुका हुआ है, 3 घंटे के बाद आ रहा हो तो भी रुका हुआ है, और कोई चीज कुछ भी अपना चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। द वेलोसिटी ऑन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट इज स्पीड इज कांस्टेंट एट ऑल द टाइम। उसका स्पीड हर टाइम पे कैसा है? कांस्टेंट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 0। उसका यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? 0 एट ऑल द टाइम एंड डज नॉट इवन चेंज डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और उसका जो स्पीड है वो हर टाइम पे क्या है? 0 है। Hence the velocity of object at rest is considered to be uniform। इसीलिए हम उसको क्या लेते हैं? यूनिफॉर्म लेते हैं। अब गाइस 5 एग्जांपल हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के, इसमें आप पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा, और ये मैं टेलीग्राम पे भेजूंगा तो इसको कुछ एक्सप्लेन करके इतना कुछ टाइम लगा कोई मतलब नहीं है। अब चलते गाइस अगले क्वेश्चन जो सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट वाला है ऑब्जेक्ट मूव 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकंड, 22 meter in the next 3 seconds and 14 meter in the last 3 seconds। What is its average speed? Average speed, तो average speed का सिंपल सा फॉर्मूला हम यहां लिख देते हैं। Average speed equal total distance upon total time। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितना? देखो 18 मीटर, देन 22 मीटर, देन 14 मीटर। तो सभी को प्लस करेंगे, 18 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 14 मीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना है? टाइम भी प्लस करेंगे, 3 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो 3 प्लस 3 प्लस 3। ओके, तो गाइस इसको प्लस करो, 18 12 22 8 9 10 11 54। ओके, 18 हाँ 54, 3 3 3 3 9 हो गया। अब गाइस अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आप सभी को पता है 9 6 54, तो हो गया मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, द एवरेज स्पीड लिख दो यहां, द एवरेज स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में गाइस हमें क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विद द इसको करेक्ट कर लेना है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ क्यों टाइपिंग में ऐसा होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। तो दो जो चीजें हमें दी है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। चलो पहले कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, अगर वही सेम फोर्स मैं किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा हूं जिसका मास 24 kg है, तो हाउ मच विल बी द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? तो देखो सबसे पहले हमें जो पहला कंडीशन दिया हुआ है, पहले कंडीशन में देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो पहला मास और पहला एक्सेलरेशन। तो पहला मास हमारे पास 16 kg है और उसका एक्सेलरेशन कितना है? 3 है। तो 16 3 48 न्यूटन हो गया। तो ये हमने फोर्स निकाल लिया, यही हमें दिया था ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg
इज मूविंग विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कैलकुलेट द फोर्स। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड, अगर वही सेम फोर्स, यही वाला सेम फोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं, मास कितना है 24 kg, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम यहां लिखेंगे सेम फोर्स है बट मास अलग है और एक्सेलरेशन भी अलग है, इसलिए मैंने m2a2 दे दिया। तो मास कितना है 24 kg, एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना और फोर्स तो सेम ही है, तो भाई 24 ये मल्टीप्लाई पर साइड है तो डिवाइड हो जाएगा a2, हमें डिवाइड करो 48/24, तो आपको मिल गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, दम सिंपल सा। तो अगला क्वेश्चन, बुलेट हैविंग मास ऑफ 10 ग्राम एंड मूविंग विद द स्पीड, जो दिया हुआ है हम लिखते जाते हैं कि देखो इसके अंदर बता देता हूं, चलो पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देता हूं। एक बुलेट है जिसका मास अपने को 10 ग्राम दिया हुआ है और इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है वो 1.5 है। फिर उसके बाद एक वुडन फ्लैंक रखा हुआ है, लकड़ी का पल्ला बोल सकते हो, रखा हुआ है। ये जाके जब इसके अंदर जाके स्ट्राइक होगा, लड़ेगा, तो दोनों लड़ने का, और इसका मास जो है ना, एक्चुअली जो मास बुक में दिया हुआ है ना ये गलत है, यहाँ 900 नहीं रहेगा, 90 ग्राम है, 90 ग्राम है, उसको करेक्ट कर लेना, 90 ग्राम है। तो 90 ग्राम का हमारा ये वुडन फ्लैंक है। जैसी बुलेट इसमें टकराएगा, सबसे पहले इसका इनिशियल वेलोसिटी, बुलेट का इनिशियल जो फ्लैंक का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बट टकराने के बाद जैसी बुलेट इसके अंदर घुस जाएगा, घुसने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। तो दोनों जो सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों की वो सेम वेलोसिटी अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। समझा, इसका मास दिया हुआ है, इसकी वेलोसिटी दी है, और ये तो इनिशियली रेस्ट में है और इसका मास 90 ग्राम है, और साथ में दोनों टकराने के बाद फाइनल दोनों सेम ही वेलोसिटी से आगे जाएंगे। तो दोनों सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी कितनी है ये अपने को फाइंड करना है। तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले मास m1, बुलेट का मास 10 ग्राम है। 10 ग्राम ये हमें सीजीएस में दिया, तो हमें इसको एसआई में फाइंड करना पड़ेगा। क्यों एसआई में? इसका रीजन ये है कि स्पीड यहाँ एसआई में दिया, मीटर पर सेकंड में दिया, इसलिए हमें इसको भी एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सभी को पता है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ भी 10/1000 से मैंने डिवाइड किया, तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया 1 0 कैंसिल, तो नीचे 2 0 बचा है। तो 2 नंबर के आगे हम पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ 2 नंबर है नहीं, तो इसलिए हम 1 0 लगा देंगे और इसके आगे पॉइंट। ये हो गया हमारा 0.0 kg। दूसरा गाइस m2 कितना है, अरे पहले हम इसका वेलोसिटी लिख देते हैं। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है बुलेट का, 1.5 मीटर पर सेकेंड हो गया। देन इसके बाद अब वुडन फ्लैंक का जो मास है, एक्चुअली बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ 90 ग्राम है, याद रखना 90 ग्राम। अब इस 90 ग्राम को अगेन हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। 0 0 कैंसिल, 2 0 बचा है। अब 2 0 बचा है, तो अब सिंपल सी बात है, 1 नंबर 2 नंबर और इसके आगे पॉइंट। 2 0 है तो 2 डिजिट के आगे हमें क्या लगाना है, डेसिमल लगाना है। तो एक ही डिजिट है तो 1 0 अपने से क्या करो, ऐड करो। ये हो गया, ये भी केजी में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ लिखा था फ्लैंक वॉज इनिशियली एट रेस्ट। स्टार्टिंग में फ्लैंक कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है, इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब भाई सब चीज मिल गई, और हमें क्या फाइंड करना, दोनों का वेलोसिटी। v मैंने इसलिए लिखा, v1 v2 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो डायरेक्ट v1 v2 लिखने की जरूरत नहीं है। दोनों का सेम है तो v1 v2 मतलब दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है ना। तो हम फॉर्मूला बनाते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसा हमने किया हुआ है, जो हमारा चैप्टर था लॉस ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक। अब दोस्तों देखो, ये दोनों सेम है, तो दोनों में से सिंपल सी बात है, ये v1 v2 लिखने की जगह डायरेक्ट v लिख के हम डायरेक्ट दोनों क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी क्या सेम है। फाइनल वेलोसिटी ना, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम है, इसलिए v दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया। और यहाँ देखो m2 u2, ये जो u2 है, आप सभी को पता है कि u2 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जो फ्लैंक है वो इनिशियली एट रेस्ट है। अगर ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा m1 u1, क्योंकि ये फ्लैंक का दिया हो ये वाला। तो अब देखो सबकी वैल्यू पुट करो। m1 कितना है, m1 है हमारा 0.01। m2 कितना है, m2 है हमारा 0.09। बाहर v, ये अपने को फाइंड करना है।
m1 है हमारा 0.01 और u1 कितना है, u1 कहाँ है यार, हाँ 1.5। क्लियर। अब भाई देखो दोनों को प्लस करो, 0.01 प्लस 0.09 चाहिए तो ऐसे करके देख लो, आपको दिखेगा कि इसका आंसर कितना आने वाला है। इसका आंसर आएगा अपना 0.1। ये दोनों को प्लस किया 0.1 आ गया इक्वल। अब यहां ध्यान दो, सबसे पहले 1.5 को दिखाई दे रहा है, 1.5 दिखाई दे रहा है तो 1.51 से 1.5 ऐसे लिख दो, पॉइंट को भूल जाओ। 1.51 से 1.5 डेसिमल काउंट करो कितने नंबर के बाद है, एक नंबर के बाद एक डिजिट का एक डेसिमल और यहाँ 2, टोटल 3 हो गया तो 3 के आगे लगा दो 1 2, 3 नहीं है तो एक 0 ऐड कर दो और इसके आगे ये तो 0.015 हो गया। अब दोस्तों अपने को ये v फाइंड करना है, तो ये अपने को नहीं चाहिए, ये डिवाइड में आ जाएगा तो 0.015 डिवाइड बाय 0.1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, नीचे देखो अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो जितना डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ऊपर और नीचे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। जैसे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से, तो सिंपल सी बात है नीचे वाला डेसिमल आगे चला जाएगा, मतलब नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा हमारा 0.15। ये डेसिमल आगे चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0.15 मीटर पर सेकेंड। और नीचे वाला डेसिमल आगे गया तो 1 है, आपको 1 लिखना है, लिख दो तो कोई मतलब नहीं है, तो 0.15 हो गया। अब चलते गाइस अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपने को दिया है वो है हमारा अ पर्सन स्विम्स 100 मीटर इन द फर्स्ट। भाई ये तो सेम इसके जैसा ही है जो हमने आगे क्वेश्चन किया था, इसके जैसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आपको मुझे करके देना चाहिए और कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाओ 100 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 45 मीटर, ये ऊपर प्लस करो ओके, और नीचे क्या करना है तभी टाइम को 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। ये मुझे करके कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसको सही करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखते हैं। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।